बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाम रसीदी, मैं हूं मुबारक जवेद। आज के तबसरे में चलेंगे पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मुबारक सर। अच्छा ये बताइए कि ये जो सलमान मिर्जा का केस है, कल की सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलाई जा रही कि उसकी जमानत हो रही है, वो बाहर आ गया है, ये कहाँ तक हकीकत है? नहीं, ये तो फिलहाल सारी बातें अफवाह ही हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि कल लास्ट जो हमारी गुफ्तगू हुई थी वहाँ मुतलका जराए के साथ, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर एक लास्ट 5वां अफराद था जो कि इस केस में मुलव्वस था, लियाकत नाम का शख्स। उसको भी इस केस में पकड़ लिया गया और उसको भी जेर हिरासत कर लिया गया और पुलिस की रिमांड में शामिल कर ली गई, क्योंकि कुछ दिन पहले अदालत ने इनको 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। तो अभी तक इनकी कोई जमानत नहीं हुई, क्योंकि जो इनके ऊपर दफात लगी हुई है 365A, और ये सारी जो है इसकी सजा होती है उम्र कैद कम से कम या सजाए मौत। तो ये जितनी भी दफात लगी है ये बेलेबल नहीं है, इनकी बेल नहीं हो सकती। अच्छा सर, ये बताइए कि जो इतला आ रही है कि ये ब्लैकमेल भी करते थे उनको, बच्चों को, लड़कियों लड़कों को। जी, इन्होंने इससे पहले भी एक इनका पता लगा है कि एक इस उस्मान मिर्जा की FIR हुई थी, उसमें भी इसने एक शख्स को ब्लैकमेल किया था। और इस लड़की जिसके साथ इसकी वीडियो वायरल हुई है, इसको भी इसने ब्लैकमेल करके 13 लाख रुपए इससे हथे आए थे। तो पुलिस को ये बात, उन्होंने फोरेंसिक के तौर पे ये सारा डाटा इकट्ठा किया है और पुलिस के जराये ने हमें ये बताया है कि हमने इसका जो टेलीफोन है वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है, ताकि हमें मजीद इसके मतलब ये पता लग सके कि मजीद इसने किसके साथ क्या फ्रॉड किया है या क्या क्या हरकत की है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लैकमेल ग्रुप था 5 से 6 अफराद का, जो कि ये लोगों को अपना असला के जोर पर ब्लैकमेल करते थे, लड़कियों को गवाह करके फैश फिल्में बनाकर भी उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। अच्छा सर, आजकल ये पाकिस्तान में ये बड़ा मसला बना हुआ है, ये लड़कियां लड़के इनके काबू में आ कैसे जाते हैं? बस ये जो जिसका ये वाकया हुआ है कि ये मैग्नम हाइट्स में वो लड़का प्रॉपर्टी डीलर था असद, उसने अपनी दोस्त को लाहौर से बुलाया, वो उससे मिलने के लिए आई, तो वो उसको इसके फ्लैट पर ले गया। तो ये अपने दोस्तों को वहां पर लेकर आ गया असला के जोर पे। तो जाहिर है जब आप किसी को गन पॉइंट के ऊपर बदौरे ताकत उसको ब्लैकमेल करेंगे या उसको डराए धमकाएंगे तो वो कोई भी काम करने को तैयार है, उसको अपनी जान अजीज होती है। तो ये इस तरह के लोगों का जो अफराद होते हैं उनका ये फायदा उठा लेते हैं और फिर इनको ये ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि ये ब्लैकमेल करने के लिए इनको कोई खास किस्म का मीडियम तो इस्तेमाल नहीं करना होता है। इनके पास असला है कि जिसको मर्जी जिसके सर पे जाकर रख देते हैं, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। तो इस तरह लोग इनके डर से फिर वो ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं। कई लोग अभी ऐसे भी होंगे जिनका पता ही नहीं लगा होगा। ये तो एक वीडियो वायरल हो गई है जो कि 8 माह पहले की है, तो ये बात सामने आ गई है, वरना कई ऐसी वीडियोज होंगी जो अभी तक सामने नहीं आई होंगी। कई ऐसी लड़कियां होंगी जिनको पता ही नहीं होगा कि उनके साथ कितने लोगों ने ज्यादती की और वो खामोशी से बैठी होगी ताकि हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारा केस ना बन जाए। अच्छा, ये धमकियां दे रहे हैं कि हम जरा बाहर आ जाए तो फिर आपको बताते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी हमें पता चला है। नहीं, वो जो लड़का इसका तीसरा साथी था उस्मान का, वो जब पकड़ा नहीं गया तो उसने 2-3 अफराद को कहा था कि जी जिस तरह हम पहले पकड़े गए थे अभी हम अदालत में जाएंगे, 1 हफ्ता 10 दिन लगेंगे, तो हम फिर बाहर आ जाएंगे, फिर हम देख लेंगे सबको। तो ये एक वो उनका ओछे करदे होते हैं जिसके साथ वो लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि शायद लोग डर जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद IG इस्लामाबाद को बुला के इस केस के मतलब पूरी अपडेट ली थी और सख्ती से ऑर्डर किया था कि तमाम एविडेंस के साथ अदालत में इसका चालान पेश किया जाए ताकि ये शख्स को इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि कोई भी शख्स स्टेट के अंदर बैठ के इस तरह की हरकत ना कर सके। और IG साहब को ये बात वज़ीर आज़म साहब ने खुद कही है कि आपने मुझे इस केस के बारे में हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आगाह करते रहना कि इसका क्या अपडेट जा रहा है। अच्छा, वज़ीर आज़म खुद इस केस में तक इन्वॉल्व है। अच्छा सर, ये तो अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये हदायत दी है, मगर आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह के और भी ग्रोह काम कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान में काफी ग्रोह हैं इस तरह के जो कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कई ऐसे ग्रोह हैं जिनके मतलब इतला तो मिल जाती है लेकिन खवातीन या लड़कियां
अपनी इज्जत की खातिर खामोशी इख्तियार कर लेती है कि हमारा नाम बीच में आ जाएगा, हम बता नहीं सकते हमें किस किस ने ब्लैकमेल किया है। अक्सर पे जॉब का, नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, डिसअफोर्सिंग की जाती है, उनको ब्लैकमेल करके उकसाया जाता है। फिर किसी जगह पे कोई लड़की काम कर रही है तो उसको जिनसी तौर पर हादसा किया जाता है। तो ये वाकया तो मामूल की बात है, लेकिन ये है कि ये अगर बात सामने आ जाए या लड़की बता दे कि मेरे इस तरह हादसा किया जा रहा है, फिर तो उनके खिलाफ कोई केस बन की बात हो जाती है। लेकिन अक्सर बेहतर खवातीन जो है वो इस मामले में खामोशी इख्तियार कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर वो सारी बातें रिपोर्ट नहीं हो सकती। नहीं, खामोशी की ये भी तो वजह हो सकती है कि उनको डराया जाता है कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको इस बात के डराया धमकाया जाता है कि हम आपको जान से मार देंगे, आपके माँ बाप को जान से मार देंगे, आपको आपके घर वालों को कत्ल कर देंगे। तो इस वजूहात की बिना पर भी लड़कियां या औरतें जो होती हैं वो जिनसी तौर पर वो जब हरासा होने के बावजूद खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और आगे बात नहीं बताती। अच्छा सर, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू चला हुआ है कि वीडियो बनाते हैं और फिर लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं। तो इसमें आज तक किसी को सजाए मौत हुई है? वैसे ये असल में तो ये सजाए मौत तो इसलिए नहीं होती कि ये बात अगर पकड़ी जाए तो इसमें सबसे पहले तो यही होता है, जैसे ये केस आपके सामने आया कि आप बदौरे ताकत जो है 365 ए का मतलब होता है कि किसी को गन पॉइंट के ऊपर उसकी कपड़े उतरवाना, उसको मजबूर करना जिनसी हिरासत के तौर पे, इसकी सजा पाकिस्तान पिनल कोड में कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है। लेकिन जब ये बात केस अदालत में जाता है तो बाद सूरतों में अदालत में मुद्दई और आपस में दूसरे लोग सुलह भी कर लेते हैं, केस आगे तक नहीं जाता। ये तो तभी जा सकता है जब स्टेट पूरे तरीके से चालान बनाकर मुलजम को पकड़ के अदालत में पेश करे और अदालत उसको सजा दे, तो फिर ये सजा बन सकती है। इस तरह के वाकयात कई एक दफा पहले भी हो चुकी हैं कि केस चलता है, प्रोसीडिंग होती है, लेकिन किसी एक स्टेज पे आके तो आपस में मुद्दई की और मुद्दा की सुलह हो जाती है, जिसकी वजह से केस अपने मंतकी इंतजाम तक नहीं पहुंचता और ना ही किसी को सजा होती है। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक वीडियो सामने आई है, पूरी दुनिया ने देख ली है, अदालत को इसके अलावा भी कोई सबूत चाहिए होता है? नहीं, अदालत ने तो ये चीज देखनी होती है कि पुलिस ने सबूत फराहम किया कि ये वीडियो आ गई है, ये लड़की जो है ठीक है, और इसकी सारे फोरेंसिक लेबोरेटरी ने तस्दीक करनी होती है कि ये फिल्म एडिट करके तो नहीं बनाई गई, ये फिल्म बिल्कुल ठीक है। लड़की का बयान लिया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने बयानात होते हैं, मुद्दई उसके सामने जो होता है जिसने एप्लीकेशन दी होती है उसका बयान होता है। तो फिर उसके बाद फिर अदालत ये फैसला करती है कि जब सारे हकायक उसके सामने आ जाते हैं कि वीडियो भी ठीक है, लड़की का बयान भी ठीक है, हालात और वाकया के मुताबिक ये वाकया हुआ है, तो फिर वो इस बात का फैसला करते हैं कि इनको लाइफ इन प्रिजन के उम्र कैद की सजा दी जाए या सजाए मौत दी जाए। तो अमूमन ऐसी हालतों में ज्यादातर जो जज साहबान है वो उम्र कैद की सजा देते हैं। और ये दूसरा कानून ये होता है जी, उम्र कैद की सजा देते हैं, फिर उम्र कैद भी वो पूरी नहीं गुजारते और पहले ही बाहर आ जाते हैं, कोई ना कोई तरीके निकाल लेते हैं। तो यही वजह नहीं कि जुर्म जो है वो फैल फूल रहा है? जी, उसकी वजह भी यही है। उसकी वजह यह है कि एक अदालत ने अगर किसी शख्स को उम्र कैद की सजा दी है तो वो दूसरी बड़ी अदालत में जाके अपील दायर करता है, और अपील दायर करने के बाद वो अगले मौके पे चला जाता है, फिर उसकी सुनवाई होती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो इस तरह जब वो 2 से 3 सुपीरियर अदालत कोर्ट्स में जाता है तो उसकी जो सजा है अगली अदालत हो सकता है वो समझे कि ये बेकसूर है, वो उसको छोड़ भी सकते हैं, वो सजा खत्म भी हो सकती है। तो इस तरह ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। यहाँ पर जो जुडिशरी निज़ाम है, अदालतों का निज़ाम है, वो इतना ज्यादा अच्छा और मजबूत और पायदार नहीं है, तो जिसकी वजह से जो सजा याफ्ता लोग हैं वो दोबारा बाहर आ जाते हैं और फिर वही सजा करते हैं। अगर एक मौसम सजा का निज़ाम हो तो फिर ये लोग दोबारा वो हरकत ना करें। अच्छा, ये जब इस तरह की वीडियो वायरल होती है तो इन लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल हो सकता है उस माशरे में? बहुत ज्यादा मुश्किल का सबब बन जाता है कि जब एक शख्स की वीडियो वायरल हो जाए, लड़की की इज्जत उछाल दी जाए, तो वो उस माशरे में कैसे रह सकती है। इस माशरे में तो हमदर्दी का तो जिक्र करना ही इस तरह है जैसे आप समझ लें कि हम मुंह से ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दिलो दिमाग से हम उसके मुखालिफ होते हैं। तो लड़की का, औरत का इस माशरे में अगर इज्जत का मुकाम हो, मैं आज थोड़ी देर पहले एक वाकया रिपोर्ट हुआ है कि कसूर के इलाके में एक 9 साल की गूंगी और बहरी लड़की के साथ ज्यादती की गई है। ये भी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ है कि 9 साल की बच्ची है कसूर के इलाके में। अच्छा, ये कसूर में बहुत ज्यादा बच्चियों के साथ वाकयात होते हैं, क्या वजह है? वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा तो पूरे मुल्क में ही है, मगर मेरा हाल वहाँ पे ज्यादा ही है।
जी वहाँ पर तो अभी तक के वाकया से तो यही लगता है कि पहले भी, उससे पहले भी काफी वाकया वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। एक बच्ची थी जैनब, उसका वाकया भी हुआ है। उससे पहले चंद लड़कों के साथ भी वीडियोज आई हैं, उनके साथ भी वो फोन फिल्में बना के मार्केट में देते रहे, उनको ब्लैकमेल करते रहे। अभी ये कल का वाकया जो आज हमें रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर एक गूंगी और बहरी 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने नामो अफराद ने ज्यादती की है, फूल नगर का इलाका। तो ये है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बेदार रवि और जिनसी बेदार रवि के ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो है ना बहुत ज्यादा दुख होता है कि जब हमें बार बार एक इलाके से कभी दूसरे इलाके से, कभी गुजरात से कल रिपोर्ट आई है, वहां पर एक 8 साल का लड़का था, तो मौलम साहब उसको पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाने के बाद उन्होंने उसके साथ ज्यादती कर दी। हाँ, मेरे पास वो वीडियो भी आई है, मैं बाद में दूसरे ब्रेक के बाद वीडियो दिखाना भी चाहूंगा नाजरीन को। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर अब ये केस सामने आ गया तो कितनी देर तक इसका फैसला आना चाहिए आपके ख्याल में? अब अदालत को तो पुलिस ने तो ये कहा है कि हम 15 से 18 दिन में, 20 दिन में इसका चालान बना के अदालत में मुकम्मल तौर पर पेश कर देंगे, क्योंकि कल उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट की है कि एक इसके आखिरी साथी को भी पकड़ लिया है। तो अगर ये तमाम मामला 15 से 20 दिन में मुतलका जजिस साहबान के पास पेश कर दिए जाते हैं, तो जजिस साहबान को 1 से 1.5 माह में 2 माह के अंदर इसके ऊपर फैसला करके इनको सजा दे देनी चाहिए। अच्छा, ये जो लोग पकड़े गए ये शादीशुदा है सब? जी, इसमें 2 अफराद जो हैं वो तो, और एक अफराद की शादी हुई थी लेकिन तलाक हो गई थी, एक की शादी नहीं हुई, बाकी तमाम अफराद जो है वो शादीशुदा है। और ये भी देखे कि इनकी जो फैमिली है वो देखेगी कि किस तरह के ये इंसानों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। जी बिल्कुल, इसी तरह उनके लिए भी बायस शर्मिंदगी का बायस है कि मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा कजन या मेरा दोस्त इस मामले में किस केस में पकड़ा है, औरतों के साथ ज्यादती करने के केस में पकड़ा। तो ये भी एक शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन ये लोग अगर इस बात का ख्याल कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये लोग इस तरफ ध्यान न करें। लेकिन ये लोग, ये मुआशरा जो है, बहुत ज्यादा तकलीफ की बात ये है कि मुसलसल दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जो है ना वो वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि ज्यादती की जा रही है, और ये तमाम वाकया जो फिर हम इसी तरह आगे रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर अमल होता है आपका, आपने 9 रोज़ टीवी को टाइम दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बाकी प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर, एक वीडियो दिखाते हैं आपको, 2 मिनट 10 सेकंड की है, ये देखें। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁੰਮੀ ਸ਼ਮੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਿਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਚੁੰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹमें लगी है मैं फिर ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਅੰਦਰ ਨਾ 4-5 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬਾਸ ਹੁਣ। ਸਾਹਿਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਂਦਾ ਸਿਰ ਦਬਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਢੋਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਬੂਹੇ ਹਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ? ਦਾਰੇ ਆਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਹਲ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚਗਲੇ ਚਲਾਏ ਸਾਡੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਪਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੇ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਵਾਉਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ? ਇੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਚਾੜਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ? ਆਵਾਜ਼ जी नसीर साहब, ये बच्चे ने बताया कि ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰੇ। आपने भी सुन लिया नहीं गलती है, तो सजा मिलनी है, और वो आगे से मामले ने ये कहा कि मुकम्मल सजा मिलनी और जी तरबियत करनी थी। अच्छा, मैं ये सबसे पहले आपको ये नसीसा बताऊं कि ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है
کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم بھی دوسرے جو چینل ان کی طرح پتہ نہیں فرضی کہانیاں بیان کرتے ہیں نا. جی جب ان لوگوں کے اصل چہرے میں لے کے آتا ہوں سامنے تو وہاں پہ مجھے ذاتی طور پہ بھی سوشل میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کافر ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ قادیانی ہیں، آپ. اچھا اب یہ ویڈیو میں نے تو نہیں بنائی نا، ایک بات ہے جو چیز انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایک چیز ڈالی ہوئی ہے نا کہ آپ بچیوں کے ساتھ غلط کام کریں، آپ بچوں کے ساتھ کریں، جو مرضی گناہ کریں، بس ختم نبوت پہ ہی مان رکھیں. اس بات نے ان لوگوں کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. ایسے ایسے مولوی سامنے آ جاتے ہیں، آئے دن میں کہتا ہوں ایک دن نہیں چھٹی ہوتی. یہ تو افسوسناک واقعات ہیں. حکومت پاکستان کو ایک مثال تھی کہ بہت سارے برے لوگ تھے، نشئی تھے، ان کو جا کے سمندر میں نہ جہاز میں بٹھایا، سمندر میں جا کے ڈبو دیا. تو حکومت پاکستان کیوں نہیں ایسی سزا تجویز کرتی کہ آنے والوں کو یہ عبرت بنے. اب کل کا جو پروگرام سوشل میڈیا یا نارمل ٹی وی پہ پر یہی چل رہا ہے کہ جو وہ جس کا پہلا پارٹ آپ نے کیا ہے کہ پٹ اٹھا ہے پورا پاکستان. وہ عورتیں بیچاری کیا کریں گی، مرد کیا کریں گے، اور بچے بچیاں کیا کریں گے، ان کی فیملیاں کیا کریں گی. سارے اینکر جو سے ہیں وہ پٹ اٹھ رہے ہیں اس پروگرام کو. مگر اس میں نے جو ابھی ہمارے بیورو چیف تھے پاکستان سے، انہوں نے بتائی جو صورتحال بہت ہی خوفناک ہے. وہاں کے حالات خوفناک اس طرح ہے کہ جرائم جو ہیں ان کو سامنے لانا بڑا مشکل ہے وہاں پہ. دبا دیا جاتا ہے، دبا اس لیے دیا جاتا ہے جس طرح کہ ان کو. اچھا یہ اب عدالت کو بھی دھمکیاں دیں گے، میں آپ کو بتاؤں. جی عدالتیں اپنے فیصلے نہیں انصاف پہ کرتی، وہ ان کے انڈر پریشر ہو جاتی ہیں. اور ابھی تک کسی کو ایسی کوئی سزا نہیں ہوئی جس سے کسی کو عبرت ملے نا. اور رپورٹ کے مطابق یہ تو کہ گینگ ہے، جگہ ہے جس کو بدماش کہتے ہیں. ہاں جی. حکومت یا پولیس. اور افسوس یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں اس طرح کے لوگ پال رہے تھے، وہ اسلام آباد کی پولیس سوئی ہوئی تھی. یہ آئی جی اس دن بڑے خوش کے بتا رہے تھے کہ یہ ہے، لیکن ان کے لیے تو یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے آئی جی صاحب آپ کے لیے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام آباد میں یہ دندناتے پھر رہے ہیں اور آپ آج آ کے بڑی اپنی کامیابی بتا رہے ہیں. خاک کامیابی. وہ تو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی تو آپ نے ان کو پکڑا. مزہ تو تھا تب تھا جب آپ ان کو پہلے پکڑتے. کیوں جی؟ ہاں بالکل جی. وہ رپورٹ کے مطابق نشئی تھے، نشہ کرنے والے، بیچنے والے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان میں ہو یا دنیا میں نشہ جو آج کل وہ تو سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے دنیا کے لیے نا. اس میں یہ لڑکیاں لڑکے سب جو ہوتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ نشے کی عادی کرتے ہیں لوگ ان کو. یہاں یورپ میں بھی یہ معاملات ہے. میں تھوڑا سا آج آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں کہ یورپ میں یہ سلسلہ ہے کہ پہلے نشہ دیتے ہیں لڑکیوں کو نا، پھر وہ نشہ فری میں دیتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں پیسے لاؤ، پیسے نہیں ہوتے، پھر ان کو غلط کام پہ لگا دیتے ہیں، ان کو سپلائی کیا جاتا ہے. ہماری رپورٹ کے مطابق بے شمار لڑکیاں جب ان کے اس وہ پنجرے میں آ جاتی ہیں تو ان کو مختلف طریقوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے سے غلط کام لیے جاتے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو قوانین ہیں یورپ میں کہ جب کوئی بچہ 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ نشئی بھی ہو جاتا ہے تو قانون یہاں پہ بھی کچھ بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ ادارے تو بنے ہوئے ہیں بہت سارے، مگر جب تک وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے ادارے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ان کو نا. بالکل یہاں تو ہاسپٹل ہے نارمل، بالکل جاتے رہتے ہیں، فری میں علاج کیے جاتے ہیں. مگر جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ بھی سیم ہے. یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جسم فروشی کے لیے ان کو نا. نشہ جو ہے پاکستان میں یہاں تو وہ عام ہے. مثلا شراب کا نشہ پاکستان کے سر پہ کیوں چڑھ جاتی پاکستانیوں پہ؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جس چیز سے آپ روکیں گے نا کسی کو بھی اسی طرف ہی بندے کے یا انسان جو ہے وہ جائے گا نا. اب شراب کہنے کو تو وہ کہتے ہیں جناب پاکستان میں پابندی ہے، مگر اگلے دن میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ویڈیو کے
लाइसेंस दूसरे लोगों के हैं तो सब मुसलमान ही शराब लेने आ रहे थे। फिर ब्याह शादी पे भी शराब का इस्तेमाल होता है और फिर ये सर पे चढ़ती है, फिर जराइम पैदा हाँ जी, फिर जराइम पैदा होते हैं, फिर वो वीडियो बना लेते हैं, किसी तरह भी लड़कियों को भी शराब पिलाई जाती है। तो इसमें जो माशरा है वो मेरा ख्याल है खुद भी इस चीज का जिम्मेदार है। इसमें अगर आप कहें कि सिर्फ मौलवी अकेला है या ये जराइम पेशा अफराद हैं तो ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस माशरे में भी लोगों को पता होता है कि ये लोग क्या करते हैं, क्या कारोबार है इनका ना। वो खुद भी पुलिस को इतला नहीं देते, वो खुद भी डरते हैं कि हम बताएंगे तो पुलिस कहेगी दो जी दरखास्त दो, एप्लीकेशन दो, FIR दो, कल को हमारे नाम सामने आएंगे, हमारे बच्चियों को ये तकलीफ देंगे ना। और मुबारक साहब, ये अब गेस्ट हाउस या जो होटल है इनके ऊपर तो कोई एतमाद रहा ही नहीं किसी को कि ये क्या से क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान पे वैसे ही अगर मेरे से पूछिए आप तो मैं तो इतमाद नाम मेरा ख्याल है कि ना तो किसी होटल पे करूं ना किसी बंदे पे करूं पाकिस्तान में। ना खाने पीने में ना किसी चीज पे इतमाद नहीं आपको, ना आपको वहां पे मजहबी तौर पे इतमाद है, ना आपको खाने में इतमाद है, ना पीने पे, किसी चीज पे इतमाद नहीं है। बेइतमादी वजह यही है कि इतमाद कैसे आप कर सकते हैं। जितने केस रोजाना सामने आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई जो यूरोप में समझदार लोग हैं वहां जाके तो अपनी जिंदगी गुजारने का सोच भी सके ना। आपके इल्म में होना चाहिए। जी क्या कह रहे हैं आप? वहाँ के रहने वाले परेशान हो गए, माँ बाप बहन भाई सारे परेशान हो गए कि जिस जगह भी हम जाएंगे हमारे पीछे ये बला लगी हुई है, ये गैंग लगे हुए हैं और दंदनाते फिरते हैं असले की चौक उसके ऊपर। हाँ, असल वजह ये है जी कि मैं बताऊं कि हमारी अदालतों की ये सुस्ती है। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो लटका दिया जाए, जब एक वीडियो सामने आ जाती तो अदालत को और क्या सबूत चाहिए ना। बिल्कुल सही। क्या समझे, अगर 150 200 बेगुनाह भी मर जाएंगे तो कौन सा तूफान आ चला है वहां पे, पहले रोजाना मरते बेगुनाह। हाँ, तो वजीर आजम साहब को सोचना चाहिए। हाँ जी, कौन सा वहां साहब आचने लगा, कोरोना से भी तो दुनिया मर गई है ना। तो ऐसे लोगों को कोई 200 400 500 को लटकाएंगे आप तो ये बंदे के पुत्र बनेंगे। ये नहीं कि अदालतें जी अब वकील नहीं आए या ये बच्चा वकील ऐसे ऐसे बेशर्म है कि वो इनके केस लड़ेंगे, वो इनकी सफाई पेश करेंगे। ऐसे ऐसे बगैरत वकील है, ऐसे तो वकील को होना ही गैरत है ही नहीं इनके अंदर। इनकी बेटियों को सप्लाई किया जाए, जो इस तरह के वकील हैं उनकी बीवियों बेटियों को सप्लाई करना चाहिए ताकि इनकी गैरत जो जागे। क्या समझे? बड़ा ही दर्दनाक वाकया। सारे के सारे लोग तो अब ये कहते हैं कि इनको यहाँ से बाहर निकाल दो। बाहर कहाँ निकाल दो? को गंदगी लेता अपने मुल्क की? यहाँ कोई आपको बताए, मुझे बताए, कोई जराइम पेशा अफराद को लेता दूसरा मुल्क आके मीडिया पे कहना कि ये इनको दूसरे ममालिक में भेज दे? मुझे बताएं कि जर्मनी में आपको कोई पाकिस्तान से आए कि ये क्राइम में मुलव्वस है, जर्मनी लेता हमको? तो फिर अब ये अच्छी चीज क्या सप्लाई करनी, वो कहते हैं कि चलें जी यही चीज कर लें। ये इस तरह ये मामला उठ गया है। लगता है कि वजीर आजम को अब होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर आजम को नहीं, अदालतों को लेने चाहिए होश के नाखून। अदालतों को सजाएं देनी चाहिए, उनको अपीलों के हक दे के अदालत अदालत उनको फैसले करने चाहिए। जज बदल गया, वकील बदल गया, तमाशा बनाया हुआ है। अगर वजीर आजम हो सके ये नोट्स ना लेते तो हो सकता है ये भी मामला दब जाते। अब पता लगा है कि मामला तो आया ही सोशल मीडिया पे है। इस्लामाबाद के पुलिस IG कभी आ जाता है, कभी DS आके बड़े कारनामे बता रहे हमने ये किया वो किया। सोशल मीडिया से आपको वीडियो मिली, फिर आप पकड़ते हैं बंदे को। पहले क्यों नहीं पकड़ते आप? अब कितनी लड़कियां लड़कों की जिंदगी ये, मेरा मतलब कितनी खवातीन और बंदों की जिंदगी ये बर्बाद कर चुके हैं। अब आके बड़े कारनामे आप बता रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम आज से शुरू किया है जर्मनी की पुलिस का, वो देखे कैसे जर्मन पुलिस लोगों का पीछा करती है और किस तरह पकड़ते हैं। आप आगे यहाँ पे बता देते हैं बड़े अपने नंबर गेम बनाने के लिए कि जी हमने उसी कार्रवाई की, ये सोशल मीडिया पे आई। आपको इल्म होना चाहिए कि आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके एरिया के SHO को इल्म होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, और सब पता होता है। अभी आप थोड़े दिन ठहर के आपके पुलिस वाले निकलेंगे इसके अंदर मुलव्वस, जब इनको जूते पड़ेंगे तो ये बताएंगे
कि ये सरकारी ऑफिसर भी हमारे साथ मुलव्वस थे। आपके सरकारी ऑफिसर तो जो उनकी वीडियो सामने आ रही वो तो यूरोप से भी आगे निकल गए। जी एक रेस्टोरेंट चला रहा है, होटल चला रहा है, उसने अपने किराए पे मकान रखे हुए हैं, बंदे रखे हुए हैं, तो इनको पुलिस वालों को पता नहीं होता। हाँ, पुलिस वालों को पता कहाँ से होगा? पुलिस वालों को तो हड्डी की फिक्र होती है कि हमें हड्डी मिले तो हम खा के मरें, किसी तरह ये हरामखोरी करें कोई। पुलिस वाले खुद आप देखें थोड़े दिनों बाद इस तरह के केसों में निकलेंगे। उनको शर्म या आई नहीं किसी को। आप ये देखें ये हमारी बेटी से आए या किसी के साथ हो तो हम क्या सोचेंगे? ये सोचा करें जबकि आप कानून के आप कोई वहां पे मुलाजम है, खिदमत के लिए आए हुए हैं। आप लोग खिदमत करें अवाम की सही तरह। जी और ये मजहबी लीडरान क्या कर रहे हैं? वो जो असेंबली में बैठ मजहबी लीडरान कर रहे हैं। अभी मैं एक अच्छा मैं प्रोग्राम खत्म नहीं करना, एक मजहबी लीडर का मैं वो भी सुनाता हूँ। इसके बाद ना वो भी एक बड़ा बता रहा है कि आज तक यहाँ पे पाकिस्तान में किसी को ये नुकसान नहीं हुआ मजहब के नाम पे। वो मेरे पास एक वीडियो आई है, मैं उसकी ऑडियो सुनाता हूँ आपको ना। एक और ब्रेक लेते हैं, वो भी सुनाते हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ।